इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले आते हैं हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं। देहरादून में शासकीय आवास पर फूलदेई का किया आयोजन। सीएम ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड में पंतनगर में 119वें अखिल भारतीय किसान मेले का हुआ आयोजन। सीएम धामी ने किया किसान मेले का उद्घाटन। 3 दिवसीय कृषि उद्योग प्रदर्शनी शुरू। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर तीखा बयान। देशभक्ति पर उठाए सवाल। उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश राहुल पर साधा निशाना। रामनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज। रानीखेत रोड से हटाया गया अवैध कब्जे। एसडीएम के नेतृत्व में हुई संयुक्त कार्रवाई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व फूलदेई की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि की समृद्ध लोक परंपराओं से जुड़ा यह पावन पर्व प्रकृति, संस्कृति और आपसी स्नेह का प्रतीक है। बता दें, फूलदेई पर्व को उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और बसंत के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। दरअसल उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि घर घर की देहरी पर फूल अर्पित कर खुशहाली और समृद्धि की कामना करने की यह परंपरा समाज में सकारात्मक और सौहार्द का संदेश देती है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करे। बता दें, मुख्यमंत्री ने देहरादून में स्थित अपने शासकीय आवास पर देवभूमि की समृद्ध लोक परंपरा के प्रतीक लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर बच्चों का आगमन हुआ। पारंपरिक परिधानों में सजे इन नन्हे मेहमानों ने देहरी पर फूल और अक्षत सजाकर लोकगीत प्रस्तुत किए, जिससे वातावरण बसंत की खुशबू से सरोबर हो गया। इस अवसर पर सीएम ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके उत्साह की सराहना की गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 119वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में देश प्रदेश से आए किसान, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं को और सुझाव सुने। कार्यक्रम के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जवान जय जवान। मंच पर आसीन किच्छा विधानसभा के हमारे माननीय विधायक आदरणीय तिलकराज बेहड़ जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, कमल जिंदल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, सदस्य विश्वविद्यालय प्रबंध परिषद एवं पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, राजेश कुमार जी, अभी जिनका उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना बहुत विस्तार से, जिन्होंने अनेक विषयों पर यहाँ पर बात रखी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा जी और 119वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के अवसर पर आए हुए सभी हमारे वैज्ञानिकगण, पंतनगर विश्वविद्यालय के सभी हमारे विद्यार्थीगण और अनेक स्थानों से यहाँ पधारे किसान भाइयों एवं बहनों और साथ में हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में जिनको विशिष्टताएं प्राप्त हैं, ऐसे सभी अतिथिगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस शानदार कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें अभी हमारे कुलपति महोदय बता रहे थे कि 350 से भी अधिक अलग अलग प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। इस मेले के माध्यम से आप सभी अन्नदाता
अन्नदाताओं के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उनके लिए एक मंच प्रदान करते हैं और तमाम प्रकार की जो कृषि के क्षेत्र में होने वाले नवाचार हैं, नए अनुसंधान हैं, नई जानकारियां हैं, उन सब से हमारे किसान भाइयों को परिचित होने का अवसर ऐसे मेले प्रदान करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही स्थान पर हमारे किसान भाई बहन जो आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, उन्नत बीज हैं, नए कृषि यंत्र हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कृषि विशेषज्ञों से भी सीधे संवाद करने का और परस्पर अनुभवों को साझा करने का मौका मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेले में प्रदर्शित आधुनिक तकनीकें, नवाचार हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी होंगी और काफी उपयोगी उनके लिए साबित होंगी। मेरे किसान भाई बहनों, आप लोग देश के अन्नदाता ही नहीं हैं, बल्कि देश के वीर सैनिकों के भांति हमारे देश और समाज के असली नायक हैं, जो लगातार अपना खून पसीना बहाकर लोगों को अन्न उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और आपकी मेहनत से, आपकी लगन से और समर्पण से ही हमारा देश, प्रदेश समृद्ध बनता है। और आपकी यही मेहनत और समर्पण आप देश को समृद्ध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और 2047 का जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, उसमें हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आज भारत का किसान बहुत ताकत से अपना काम कर रहा है और किसानों की ताकत से भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब कोई खेत समृद्ध होता है, खेत अच्छा होता है, तो गांव समृद्ध होता है, और जब गांव समृद्ध होते हैं तो देश स्वतः ही समृद्धि को प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही देश आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान को देश की आत्मा मानते हुए संकल्पित होकर अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल रही है। और कल ही देखा होगा आपने, आसाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के खातों में अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की गई है। और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे राज्य उत्तराखंड के भी 9 लाख से अधिक अन्नदाताओं को सीधे उनके बैंक खातों में इस सम्मान राशि प्राप्त हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए पहली किस्त के रूप में हमारे राज्य को भी 25 करोड़ रुपए की धनराशि अभी 2 दिन पहले ही जारी की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ एक और सभी प्रमुख फसलों पर MSP में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, खरपतवार, फसल रोगों आदि से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिकों द्वारा जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और उर्वरकों की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, आज किसान मानधन योजना के माध्यम से किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र अनुदान योजना, बूंद बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक पहलों के जरिए किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को
3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। यही नहीं, आज एक और जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन योजनाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, सरल बनाया जा रहा है। वहीं कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी किसानों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रही है। जहां एक और राज्य में किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अब तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अखिलेश यादव को देशद्रोही तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी देशभक्ति पर सवाल जरूर उठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय कुछ नेता माहौल खराब करने और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयानों से देश में भ्रम की स्थिति बनती है। मौर्य ने दावा किया कि ऐसे बयानों का जवाब जनता देगी। अखिलेश यादव जी को मैं देशद्रोही तो कह नहीं सकता, लेकिन उनकी देशभक्ति पर इस पर संदेह होता। जब देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण ऊर्जा का संकट है और इस संकट से पहले प्रतिदिन 50 से 55 लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी और आज वो 88 लाख की संख्या पहुंच गई है। तो श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे श्री राहुल गांधी जी, ये लोग माहौल को पैनिक बनाने का काम, माहौल खराब करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर प्रकार से ऊर्जा के संकट से भी मुक्त है। कहीं कोई गैस की समस्या नहीं, कहीं डीजल पेट्रोल की समस्या नहीं, लेकिन इन लोगों की बयानबाजी के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। ये एक राजनीतिक दल के नेता के नाते जिम्मेदारी होती है कि देश के ऊपर जब कोई संकट हो तो सारे दलों को एक रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं सुधर सकते। इनको जनता सुधारेगी, इनको संसद और विधानसभा में पहुंचने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा, बंगाल को लेकर, बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने भी कल वहां पर रैली की थी और ममता को काफी घेरा। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। आज जो भाजपा के प्रति एक तरफा वातावरण पूरे पश्चिम बंगाल में है, उससे टीएमसी बौखलाई हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं पे हमला भी कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग भी कर रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, घुसपैठियों का पूरा संरक्षण कर रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति कर रही हैं। लेकिन इन सब का जवाब वहाँ की जनता देने जा रही है। वहाँ कमल खिलने जा रहा है और पश्चिम बंगाल भी कमल की तरफ खिलेगा। मायावती ने राहुल गांधी की जो कांशीराम को लेकर कहा ये चुनावी चाल है, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहा है। देखिए, ये श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव दोनों के बारे में मैं कहता हूँ, ये कभी भी एक खानदान के अलावा किसी दूसरे महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किए हैं। अगर इनको मानवर कांशीराम जी को वास्तव में अगर अलग से पार्टी बनानी पड़ी तो कांग्रेस दलितों का वोट तो लेती रही है, पिछड़ों का वोट लेती रही है, लेकिन कभी उनकी भलाई के लिए काम नहीं किया। वही हाल सपा का है। इनको पिछड़ों दलितों का वोट चाहिए, लेकिन उनके लिए काम नहीं करना। काम परिवार के लिए करना है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, दंगाइयों के लिए करना है। तो इसलिए इन लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में। 5 राज्यों में चुनाव, देखिए, हम तो स्वागत के लिए तैयार हैं। जब भी घोषणा होगी चुनाव की, हमारी तैयारी है और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि 5 राज्यों में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार इस बार टीएमसी को हटा करके बनेगी और आसाम में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। केरल में, तमिलनाडु में हमारा बहुत शानदार प्रदर्शन होने वाला है, ऐसा हमें विश्वास है। रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए रानीखेत रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस
और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया और कई दुकानदारों का सामान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर हड़कंप मच गया और कई लोग अपना सामान समेटते नजर आए। दरअसल एसडीएम गोपाल चौहान ने बताया कि रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थी। दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखने से जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे स्कूली बच्चों, राहगीरों और आम लोगों को परेशानी हो रही थी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान करीब 50 अवैध अतिक्रमण हटाए गए और आवश्यक कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोग स्वयं इसे हटा लें, अन्यथा ध्वस्तीकरण के साथ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं अभी आ रहा था नीचे रानीखेत रोड से, तो मैंने देखा कि ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई एक चल रही थी, जिसमें जो है ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। जहाँ पे इनको लग रहा है कि कोई गरीब आदमी है, कोई वैसा आदमी है, उसको तो ये परेशान कर रहे हैं, और जो वैसे लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, उनको ये इन्होंने छेड़ तक नहीं है। रानीखेत रोड पे एक जो है टेम्पल्टन का एक कार्यालय है, उसके बाहर से अतिक्रमण करके एक गार्ड रूम बनाया गया है और एक जो है जनरेटर वहाँ पे बाहर रोड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करी। वहाँ से सीधे आगे आकर के जो एक जूस का ठेला लगा रहा है, उसका जूस का ठेला हटा दिया। यहाँ पे जो है कि घर से तोड़ लग रही है, इन्होंने जो है कि स्कूटी भी हटा दी और कई अतिक्रमण को इन्होंने हटाया, लेकिन उसे छोड़ के आ गए। और जब अधिकारियों से मैंने इस बारे में बात करी तो वो कह रहे हैं कि आपको जो करना है आप कर लेना, हम तो इसी तरीके से करेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बता दें, जहां शादी से इनकार पर एक किशोरी ने सोन नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु स्थानीय लोगों ने उसे समय रहते बचा लिया। दरअसल शनिवार सुबह ग्राम कुरहुल की किशोरी ने सोन नदी के पुराने पुल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए नदी में उतरकर उसे बचा लिया और पुलिस को सूचना दी। चौपन पुलिस ने किशोरी को सीएचसी चौपन भर्ती कराया, जहां से पीड़िता को जिला अस्पताल रेफर किया गया। किशोरी के पिता प्रेमनाथ यादव ने बताया कि चंदौली के नवगढ़ के लड़के ने फोन पर झगड़े के बाद शादी तोड़ दी। किशोरी ने इसी साल हाई स्कूल पास किया है। परिजन कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की गहन से जांच कर रही है। क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ यादव। कहाँ के निवासी हैं? कुरहुल का। कुरहुल। ये जो घायल पड़ी हुई है क्या लगती है आपको? हमारी बिटिया है। ये ऐसा क्यों की है जो आज घटना की है पुल से कूदने का? शादी लगा था सर ओलाबाद में, जो है लड़का मना कर दिया कि शादी नहीं करेंगे, इसलिए जो ऐसा कर रही है। आप लोग को कब जानकारी मिली घटना की? हमको तो अभी तुरंत साहब ने फोन किया तो हमको मिला, पता कर ऐसा कर दिया। लड़की की उम्र क्या होगा? अब वही 2008 का जन्म है। लड़की का नाम क्या है? नेहा। कहाँ शादी लगी हुई थी? थाना नवगढ़ पड़ता है, ग्राम सभा गोलाबाद। क्यों शादी टूट गया, कारण क्या रहा सर? अब वो कारण कुछ बता ही नहीं रहा, कह रहा कि हम शादी नहीं करेंगे, सीधी बात। तो इससे पहले लड़की लड़का मिल चुके थे? हाँ, इससे पहले मिल चुके थे। स्कूल में बुला के जहाँ पढ़ती थी वहाँ बुला के भेज दिया। यही जो बगल में है नरेंद्र कुशवाहा का स्कूल, प्राइवेट वाला डिग्री कॉलेज। शादी कब था इनका? शादी इनका 5 मई को। डेट आ चुका था? डेट आ चुका था। किस क्लास में पढ़ती है? जी वही हाई स्कूल का परीक्षा दिया है। हाई स्कूल का परीक्षा दिया है जी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की थाना बाबूगढ़ पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विनोद पाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें, पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र में अभय इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पर 2 दिन पूर्व विनोद पाल की हत्या की गई थी। जांच के दौरान पुलिस और टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि कथित रूप से मृतक द्वारा उसे गोदाम पर काम के बहाने बुलाया गया था। उससे वह क्रोधित था और इसी कारण उसने गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। क्षेत्र में 2 दिन पूर्व जो हत्या हुई थी, उसका पुलिस ने क्या खुलासा? बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में जो बसलौता रोड पर अभय इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम के ऊपर जो उसके ओनर रहते थे, 11 तारीख उनके साथ धारदार हथियार से गले पर वार करके उनकी हत्या हुई थी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुसार हम लोगों ने इसमें अपनी टीमों को लगाया, जिसमें स्वाट टीम लगाया, बाबूगढ़ पुलिस थाने की टीम लगाया। इस घटना को तुरंत ही 10 घंटे के अंदर हम लोग को लीड मिल गई थी और आज अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्त ऋतिक पुत्र मुन्नू जो छपौली का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने पूछताछ में बताया है
कि मृतक व्यक्ति द्वारा उसका लैंगिक शोषण किया गया था और घटना के दिन उसका करने का प्रयास किया गया था शराब पी करके, इसलिए उसने की हत्या की धारदार हथियार से। अभियुक्त की निशादेही पर आला कत्ल चाकू की बरामदगी हुई है, जो कि घटनास्थल के पास उसने फेंका था झाड़ियों में। अभियुक्त का जला हुआ मोबाइल और उसके जो घटना करते समय उसने कपड़े पहने थे उसको चपकोली नहर की पटरी पर जला दिया था। उसकी निशादेही पर वो अवशेष, जले हुए मोबाइल के अवशेष और कपड़ों के अवशेष हम लोगों ने बरामद किए हैं। साथ ही साथ वो अभियुक्त मोटरसाइकिल से आया था, उसकी एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। इस तरह से पूरी घटना का अनावरण करते हुए उसको जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में घरेलू और व्यावसायिक गैस की किल्लत तथा बढ़ती कीमतों के विरोध में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रंजीत रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से रानीखेत रोड तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान रंजीत रावत ने विरोध स्वरूप गैस पाइप को नाले में डालकर चाय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में गैस संकट के कारण आम जनता परेशान है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रावत ने कहा कि गैस की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की कमी से न केवल घरेलू उपभोक्ता बल्कि व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की। देश बड़ी दुविधा की स्थिति में है। सदन से नरेंद्र गायब है और किचन से सिलेंडर गायब है। इसलिए जो भारत के नए महान वैज्ञानिक नरेंद्र मोदी ने एक फार्मूला दिया था कि गटर की गैस से जो है खाना बनाया जा सकता है, हम कांग्रेस जन आज इस सड़क पे कोशिश कर रहे हैं। इस गटर से ये पाइप लगा करके हमने चूल्हा भी जोड़ा है, बर्तन भी रखा है, लेकिन ये जल नहीं पा रही है। मुझे लग रहा है किसी भाजपाई विशेषज्ञ को ही बुलाना पड़ेगा। लगता है इन्होंने ये अपनी खोज जो है पेटेंट कर दी है ताकि औरों के हाथ ना आए। हमारा निवेदन है सरकार से, इसको आम आदमियों के लिए सुलभ कराए। और आज हम नारा दे रहे हैं, नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें लौटा दो पुराने दिन। और हमारा नारा है, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। सदन से नरेंद्र गायब, किचन से सिलेंडर गायब। और जो कीमतें गैस सिलेंडर की बढ़ा रखी है उनको जो है वापस लिया जाए, या तो ये नाले से गैस की टेक्नोलॉजी को आम आदमी के लिए उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो गैस की आपूर्ति बहाल कराई जाए। एप्स्टीन फाइल से अपना नाम छुपाने के लिए देश को इस तरह से सड़कों पे ना लाया जाए। वन मंत्री उत्तराखंड के एक बयान दे रहे थे परसों कि हम लकड़ी उपलब्ध कराएंगे। तो जो कांग्रेस ये कहते 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लूटे पुटे अंग्रेजों ने जो देश को लूट पीट के छोड़ गए थे उसको कांग्रेस यहाँ तक ले आई थी, घर घर तक चूल्हा और गैस पहुँचा दी थी। आज ये पुराने आदम युग में ले जा रहे हैं। आज कहेंगे गैस नहीं दे सकते, लकड़ी से चूल्हा जलाओ, कल को कहेंगे कपड़े नहीं दे सकते, पत्ते लगाओ, और अगले टाइम कहेंगे मकान नहीं दे सकते, पाषाण युग की तरफ गुफाओं में रहो। तो ये हमें पुराने काल की तरफ ले जा रहे हैं। लगता है नरेंद्र मोदी के राज्य में राम राज्य की कल्पना चिरतार्थ हो रही है। ये बिजली पानी भी बंद करके कहेंगे नदियों में नहाओ, गधेरों में नहाओ, छिलके जगाओ, बिजली भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा नारा है, नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें लौटा दो पुराने दिन। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से
आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।